नमस्कार, जीके संसार परीक्षा अमृत रस के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम सब सामान्य विज्ञान से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप अपने 4 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी सेशन के साथ जुड़ पाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल अगर आप जानते हैं तो आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए एंटोनी लवेजियर, ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और ऑप्शन डी जे थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने परमाणु संरचना के संदर्भ में प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया था। ये जो मॉडल था, इसके अकॉर्डिंग परमाणु धनात्मक आवेशों का एक गोला होता है जिसके अंदर ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन निहित होते हैं। और इसमें इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन की जो तुलना है वह प्लम से किया गया, यानी कि बेर से किया गया। और यहाँ पर जो धनात्मक आवेश है उसकी तुलना किससे किया गया? पुडिंग यानी कि हलवा से किया गया। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हलवे में एक बेर पड़ा हो, ऐसा जो मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल, यह दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? यहां पे आपके 4 ऑप्शंस है, विमंदक, शीतलक, नियंत्रण युक्ति और त्वरक। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर अगर देखें तो त्वरक का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है नाभिकीय विखंडन के अंदर। नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में त्वरक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट रहेगा। डी यहां पर है तो आपका अप एंड डाउन है, तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सारे लिखे पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, किसे कटरीना नाम दिया गया है? कटरीना जो है वो किसे नाम दिया गया? उपग्रह को, तारे को, उष्मा तरंग को और प्रभंजन को। तो किसे दिया गया है भाई? तो ये दिया गया है प्रभंजन को। ठीक है, कटरीना वह चक्रवाती तूफान है जो पश्चिमी द्वीप समूह और मैक्सिको की खाड़ी में आता है। ये सामान्यतः अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। और ये जो है आपका कटरीना जो नाम दिया गया है, ये विनाशकारी वायु गति के कारण व्यापक क्षति पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें आग को सबसे जल्दी बुझाने की शक्ति है, सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे सबसे जल्दी आग बुझाया जा सकता है? ऑप्शन ए शीतल जल, ऑप्शन बी उबलता जल, ऑप्शन सी बर्फ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी उबलता जल। ठीक है, आग को सबसे जल्दी उबलते हुए जल से बुझाया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है? रेडियो एक्टिविता का जो मापन होता है वह किससे किया जाता है? ऑप्शन ए जीएम काउंटर से, ऑप्शन बी पोलरीमीटर से, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर से और ऑप्शन डी कैलोरीमीटर से यानी वर्णमापी से। रेडियो एक्टिविता का मापन हम किसके यूज से कर सकते हैं? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? जीएम काउंटर। ठीक है, ऑप्शन ए जीएम काउंटर यानी कि गीगर मूलर काउंटर। एक ऐसा यंत्र है जो कि आयनकारी विकिरण की मात्रा को मापता है और इसी यंत्र से रेडियो एक्टिविता का भी मापन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन का पहला गति का जो नियम है, ठीक है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की और जड़त्व का। बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो यहां पे क्या रहेगा? इनर्शिया यानी जड़त्व का। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? आप सब जानते हैं इसका किससे संबंध है? जड़त्व से है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है? गतिमान वस्तु गतिशील ही रहेगा और स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन डी जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 7,
चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन ए रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस और ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। चर्म रोग के उपचार में जो रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग होता है वो कौन सा है? तो सही आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, रेडियो फास्फोरस तत्व का जो रेडियो है वो सक्रिय रूप होता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय रूप होता है और इसका उपयोग जो है वह क्या में किया जाता है? रक्त विकृतियों के इलाज में किया जाता है। और इस तत्व से कौन सी? पॉलीथीमिया, पॉलीथीमिया रलबरा बेरा नामक, ठीक है, पॉलीथीमिया रलबेरा नामक रक्त विकृति का उपचार किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ऑप्शन में आप यहां पर देख रहे हैं रेडियो फास्फोरस, इससे चर्म रोग के उपचार में इसका यूज होता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों भरा जाता है? आर्गन गैस भरा जाता है आप सब जानते हैं, लेकिन ये भी आपको पता है टंगस्टन जो होता है, ठीक है, फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, तो इसके साथ साथ इसमें आर्गन गैस भरा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत की खपत कम करने के लिए, ऑप्शन सी उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, या ऑप्शन डी बल्ब की कीमत कम रखने के लिए। क्यों टंगस्टन के साथ साथ आर्गन गैस बल्ब के अंदर भरा जाता है? आप जो देखते हैं बल्ब जो होता है ना, बल्ब जो होता है तो इसके अंदर, ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, इसके अंदर गैस भरा जाता है। तो क्यों भरा जाता है, रीजन क्या है? तो आपको मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए। वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ किसका कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन गैस भरा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्गन जो है आपको पता है टंगस्टन फिलामेंट को वाष्पीकृत नहीं होने देगा, और जब वाष्पीकृत नहीं होने देगा तो बल्ब की जो आयु है यानी कि वो ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा। वाष्पीकृत अगर हो जाएगा तो फिलामेंट क्या हो जाएगा? गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इससे बल्ब बहुत जल्द समय में फ्यूज हो जाएगा। लेकिन गैस क्या करता है? उसे लंबे समय तक वाष्पीकृत होने से बचाता है और बल्ब लंबा चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलम, ईएसयू या केल्विन? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। तो नो डाउट आप सबको पता होगा कूलम इज द राइट आंसर। कूलम जो है विद्युत आवेश का मात्रक है, और एम्पियर जो है किसका है? विद्युत धारा का। और केल्विन अगर देखा जाए तो केल्विन किसका है? तापमान का, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 पे आते हैं। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। आप सब जानते हैं कि किसी चुंबक का 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन तीसरा अगर ध्रुव हो, तीसरा पोल हो, तो उसे क्या कहेंगे? अतिरिक्त ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या परिणामी ध्रुव? कौन सा ध्रुव उसे कहेंगे? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी परिणामी ध्रुव। क्योंकि आप सब जानते हैं चुंबक के 2 ही ध्रुव होते हैं, 2 ही पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, ठीक है। और तीसरा इन ध्रुवों के क्या होगा? परिणामी ध्रुव होगा। इस वजह से हम ऑप्शन डी सही करेंगे, ठीक है। 2 के बीच अगर होगा तो क्या तीसरा क्या आएगा? इन दोनों के परिणाम को ही तो ज्ञात करवाएगा, तो यहाँ पे परिणामी ध्रुव हो सकता है, ठीक है, कहलाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से कमेंट करिएगा, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।